हाय एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। और आज का मेरे क्लास का टॉपिक है समास और समास के प्रकार, जो हिंदी व्याकरण का बहुत बहुत जरूरी टॉपिक है। और मैं इसमें आपको इस वीडियो के माध्यम के द्वारा या माध्यम से या मीडियम से मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगी। समास क्या होता है, समास के प्रकार कैसे होते हैं, कितने प्रकार के समास है और समास को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, उसका ट्रिक्स भी मैं दूंगी। इवन यहाँ पे मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स डाल के रखे हैं ताकि आपको समझना इजी हो जाए। मैं कोशिश करूंगी कि छोटे शब्दों में, बोलते हैं ना कि क्योंकि समाज बहुत बड़ा चैप्टर है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। बट मैं कोशिश करूंगी कि वीडियो को थोड़ा शॉर्ट बनाऊं। तो हम स्टार्ट करते हैं समास की परिभाषा। समास इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण करना। संक्षेप करना मतलब छोटा करना, किसी भी शब्दों को मिलाकर छोटा कर देना। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन मतलब नया जो शब्द बनता है, या एवं सार्थक शब्द। आपको पता है शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सार्थक शब्द, एक होता है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द का अर्थ क्या होता है? जो शब्द बोलते हैं ना हम व्याकरणीय तौर पर यूज करते हैं या उपयोग करते हैं, दैट इज कॉल्ड द सार्थक। जिसका कोई अर्थ हो, आप बिना अर्थ वाले शब्दों का उपयोग नहीं कर सकते, उसे हम समास कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए। युद्ध के लिए भूमि, युद्ध भूमि। घोड़ों की दौड़, घुड़दौड़। सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह। परम है जो आनंद, परमानंद। ठीक है, ये छोटे एग्जाम्पल्स हैं, थोड़े एग्जाम्पल्स हैं। अब हम समास में, आपको तीन चीजें बहुत जरूरी है। समास की परिभाषा, समस्त पद, ओके, और समास कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। तो समास की परिभाषा मैंने बता दी। अब समस्त पद क्या होता है? समास अर्थात संक्षेप की प्रक्रिया द्वारा छोटे बनाए गए पद को समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। जैसे अगर आप पहले वाला एग्जांपल देते हो, युद्ध के लिए भूमि, ओके, युद्ध भूमि, दैट इज कॉल्ड द समस्त पद। ओके, अब इसमें क्या होता है, दो चीजें मिलकर बनी है। जो शब्द है इसमें दो चीजें, पूर्व पद है और उत्तर पद है। आपको हमेशा ये पूर्व पद और उत्तर पद अपने दिमाग में बिठाना है, क्योंकि इसी के बेस पे आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको पहचानना है कि कौन सा समास है। ठीक है, तो पूर्व पद किसे कहेंगे? युद्ध। उत्तर पद किसे कहेंगे? भूमि। बस उसी एग्जाम्पल पे भी मैं एग्जाम्पल को ले रही हूँ। तो पूर्व पद क्या हो गया आपका? युद्ध। भूमि क्या हो गया आपका? उत्तर पक्ष। ओके, उत्तर पद। यहाँ पे मैं और एग्जाम्पल दी हूँ। देश का वासी समस्त पद है, देश पूर्व पद और वासी उत्तर पद है। ठीक है, रात भर, रात में पूर्व पद है और भर उत्तर पद है। ठीक है, समास का विग्रह, विग्रह करना मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को तोड़ना, किसी भी चीज को अलग अलग करना, पृथक करना। ठीक है, समस्त पद का पुनः जोड़ना अर्थात उसके खंडों को पृथक करना, अवस्था में लाने को हम विग्रह कहते हैं। आपने पढ़ा होगा वर्ण विच्छेद। ठीक है, क्लास थर्ड फोर्थ में हम पढ़ते हैं वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद हम क्या रहता है? कमल, क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ, दैट इज कॉल्ड द वर्ण विच्छेद। ओके, हम यहाँ पे क्या करते हैं? समास का विग्रह करते हैं। समास विग्रह मतलब जो हमने संक्षिप्तीकरण किया उसको भी विग्रह करना है। कैसे? दूसरे शब्दों में जब समास पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं, समास विग्रह कहलाते हैं। सारी परिभाषा यहाँ पे दी है। जैसे गुरु दक्षिणा, दिस इज अ समास। ओके, अब इसका समास पद का विग्रह क्या होगा? गुरु के लिए दक्षिणा। आपने क्या किया? उसको विग्रह कर दिया। गुरु दक्षिणा को आपने गुरु के लिए दक्षिणा कर दिया, दैट इज कॉल्ड द समस्त पद। ओके, मतलब विग्रह और समस्त पद क्या हो गया? गुरु दक्षिणा। तो आपको आइडेंटिफाई हमेशा ध्यान रखना है, समास क्या है, समस्त पद क्या है, समास विग्रह क्या है, और पूर्व पद और उत्तर पद। ये अगर आप काउंट कर लेते हो तो आपके लिए बहुत इजी है। प्रतिदिन समस्त पद का विग्रह होगा, प्रतिदिन, दिनों दिन। ओके, समस्त पद में कभी पहला पद प्रधान होता है तो कभी दूसरा पद प्रधान होता है। पहला पद, उत्तर पद। ओके, ये दो पद है जो आपको ध्यान में रखना है। अन्य पद प्रधान होता है, वो किसी मतलब बोलते हैं ना कि वो कुछ समास में ऐसा होता है कि जहां पे अन्य पद भी प्रधान होता है, जिसका नाम तीसरे पद की विशेषणा या पर्याय पर होता है। मैं इसके टाइप्स पे चली जाती हूँ, विवेचना पे चली जाती हूँ। शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। पिछले साल बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में यही पूछा जा रहा था कि सब समास क्या है। पहले क्या होता था कि एमसीक्यू क्वेश्चंस आते थे, अब क्या है? 1 मार्क के क्वेश्चंस है जिसमें आपको लिखना है। शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास के लिए कम से कम दो पद होने चाहिए। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं। शब्दों को जोड़ने या मिलाने से जो नया शब्द बनता है समस्त पद कहते हैं।
समस्त पद को अलग करने की क्रिया समास विग्रह कहलाती है। समास प्रक्रिया में बीच में विभक्तियों का जो लोप होता है, जैसे कर्ता ने, कर्म को, संप्रदान, वो भी आएगा। समास के प्रयोग से भाषा में संक्षिप्ति और उत्कृष्टता आती है। संक्षिप्ति मतलब छोटा करने का भाव आता है। अब आठवां है समास के कितने भेद हैं, तो समास के 8 भेद हैं, मतलब 8 भेद है यहाँ पे दिया हुआ है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। पहले तो आपको ये 6 भेद याद रखने पड़ेंगे, उसके बाद आप ये समझेंगे कि अव्ययी भाव समास क्या है, तत्पुरुष समास क्या है, वो मैं भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। अव्ययी भाव समास, जिस जिस समास का पहला पद अव्यय होता है और प्रधान होता है, ठीक है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका समासिक पद भी अव्यय बन जाता है। दूसरे शब्दों में पूर्व पद अव्यय अपरिवर्तनशील। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज छोटा सा बता देती हूँ, अव्यय मतलब क्या होता है। अव्यय शब्द किसे कहते हैं? अव्यय वो शब्द होते हैं जिस पर कर्ता, कारक, कर्म, किसी का कोई फर्क प्रभाव नहीं पड़ता, ना उस पे संज्ञा का प्रभाव पड़ेगा, ना लिंग का प्रभाव पड़ेगा, ना कारक का प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे शब्द जो अव्यय शब्द कहलाते हैं। तो आपके लिए ट्रिक क्या है, पहला पद उपसर्ग होगा या पहला पद अव्यय शब्द होंगे। उपसर्ग क्या है, जब किसी के, जैसे बोलते हैं ना कि मूल शब्द के आगे जब हम पहला एक शब्द लगा देते हैं, पुत्र, कुपुत्र, ओके, तो कु क्या हो गया, उपसर्ग। आपको यहाँ पे बहुत सारे अव्यय शब्द में दिखेंगे, आपको बहुत सारे इस समास में अव्यय शब्द मिलेंगे जो बहुत हद तक उपसर्ग होते हैं। तो ये आपका ट्रिक है, अव्यय भाव समास का ट्रिक है, उपसर्ग वर्ग होते हैं। जैसे यथा नियम, नियम के अनुसार। देखिए यहाँ पे समासिक पद क्या है, यथा नियम। समास विग्रह क्या हो गया उसका, नियम के अनुसार। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, समझ लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन आया, यथा नियम, ओके, इसे समासिक पद। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा समास है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा समास है। तो यथा नियम, यथा जो शब्द है, अगर आप उसको देखते हो तो ये अव्यय शब्द है, ये कभी चेंज नहीं होते, कभी नहीं बदलते, ठीक है। अब समास विग्रह करिए आएगा तो नियम के अनुसार, ओके। तो ये बहुत बहुत सारे मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं। दूसरा, यथा से प्रारंभ होने वाले जो शब्द हैं वो भी मैंने यहाँ पे डाल के रखा है। प्रति से शुरू होने वाले, अब ये देखिए यथा, प्रति, ये सारे शब्द क्या है, जो अव्यय शब्द कहलाते हैं, दोहराने वाले शब्द। बोलते हैं ना कि किसी चीज को रिपीटेशन क्या क्या, घर घर, रातों रात, दिनों दिन, गांव गांव, ये क्या है, दोहराव, मतलब रिपीटेशन हो रहा है। आ से जुड़े हुए आमरण, आ क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, मरण इज लाइक द मेन वर्ड। तो मेन वर्ड के साथ हमने आ जोड़ दिया तो क्या हो गया, आमरण, मरण तक। मैं तुम्हारा आमरण तक ऋणी रहूंगा, जब तक मैं मरूंगा नहीं तब तक मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा। सो दैट काइंड ऑफ द अव्यय भाव समास। दूसरा समास, तत्पुरुष समास। जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है, मैंने पहले ही कहा आपको सारे समास को अगर आइडेंटिफाई करना है तो पहला पद और दूसरा पद, ओके, उत्तर पद और पूर्व पद आपको ध्यान रखना होगा। तो इसमें क्या बोलता है, दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पद के बीच में कारकों के प्रसंग हट जाते हैं, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में कारकों व विभक्तियों के नाम के अनुसार इसके 6 भेद किए गए। आपने कर्ता कारक पढ़ा है, राइट, कारक जो 8 प्रकार के होते हैं, इसमें हमें वही कारक को यूज करना है, लेकिन हम यहाँ पे 6 कारकों को यूज करते हैं, ठीक है। इसमें कर्ता संबोधन कारक को छोड़कर शेष 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, ये सारे चीजें हैं, मैं ज्यादा विस्तृत नहीं जाना चाहती, सारा डॉक्यूमेंट है, अगर आप पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आएगा। अब इसका ट्रिक क्या है, दूसरे शब्द का महत्व है, दोनों के बीच कारक चिन्ह है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कोई वर्ड वहां पे दिया है, कोई शब्द वहां पे दिया और आपसे पूछा जा रहा है कि ये कौन सा समास है। तो अव्ययी भाव समास हमने अभी खत्म किया, तो अव्ययी भाव में क्या होगा, ऐसे शब्द जो अव्यय से स्टार्ट होते हैं, ऐसे शब्द जो उपसर्ग से रहते हैं, ठीक है। अब तत्पुरुष समास में क्या होगा, दूसरे पद या दूसरे शब्द का महत्व होगा, महत्व मतलब इंपॉर्टेंट, और दोनों के बीच में ना कारक का चिन्ह है। वो कारक का चिन्ह ही आपको आइडेंटिटी करने के लिए बहुत इजी हो जाएगा। तत्पुरुष समास के कितने भेद है, तो 6 भेद है। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, और यहाँ पे कुछ उदाहरण है। अब ये जो हमने कारक पढ़ा है ना, वही है यहाँ पे तत्पुरुष। अब मैं इसका कुछ एग्जाम्पल्स बताती हूँ। जेब कतरा, जेब काटने वाला, क्या बोला है उसमें, आपको दूसरा पद प्रधान होता है। जेब कतरा मतलब काटने वाला क्या है, जेब काटता है, ठीक है। भूख मरा, किससे मरा है, तो वो भूख से मरा है। सेनापति, सेना का पति,
हस्तलिखित, किससे लिखी गई है? तो हस्त से लिखित है, ठीक है। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। भयभीत, भय से भीत। शरणागत, शरण को आगत। मतलब ये सारी चीजें आपको बताती है कि दूसरे पद की प्रधानता दिखाई गई है, ठीक है। अब आता है कर्मधारय समास। बहुत सारे बच्चे कर्मधारय और तत्पुरुष समास में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, जिसके लिंग वचन भी समान होते हैं, जो समास में विशेषण और विशेष्य और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। आपको यहाँ पर हमेशा याद रखना है उपमेय और उपमान, ठीक है। उपमेय उपमान मतलब जिसकी विशेषता जिसके द्वारा बताई जाती है। विशेषण और विशेष्य, बहुत बार तत्पुरुष में विशेषण और विशेष्य जैसे शब्द भी आते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो कर्मधारय को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो उपमेय और उपमान से, ठीक है। कर्मधारय समाज में व्यक्ति, वस्तु आदि की विशेषता बताया जाता है। किसी व्यक्ति एज अ पर्सन, वस्तु, पुस्तक बहुत अच्छी है, ठीक है, तो वस्तु की विशेषता, वो टेबल बहुत सुंदर है, टेबल की विशेषता, ठीक है। कर्मधारय समास के विग्रह में है जो, के समान, जो तथा रूपी शब्दों का प्रयोग करता है। तत्पुरुष समाज में कारक चिन्हों का भेद होता है। यहाँ पे है जो, के समान, जो और रूपी, मतलब आप कंपेयर कर रहे हो, आप किसी चीज को विशेषण विशेष से बता रहे हो, उपमेय उपमान कर रहे हो, आप किसी का बोलते हैं ना कि तुलना कर रहे हो, ठीक है। तो ट्रिक क्या है? पहला पद विशेषण और विशेष या दोनों पद में किसी की किसी से तुलना की जाती है। तुलना करना मतलब कंपेयर करना। एग्जाम्पल से समझिए। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख वाला। चंद्रमुख, उसका मुख कैसा है? तो चंद्रमा के समान है, ठीक है। गुरुदेव, गुरु रूपी देव, कैसा देव है? तो गुरु के समान है। मेरे लिए मेरा देव और मेरा गुरु एक ही समान है, विशेषता बताई जा रही। चरण कमल, चरण के समान कमल, कमल के समान चरण। चरण कैसे है? तो कमल के समान है। उसके जो पैर हैं वो इतने सुंदर हैं कि कमल की पंखुड़ियों जैसा लगता है या कमल के समान लगता है। विशेषता, उपमेय उपमान किया जा रहा है, विशेषण विशेष से किया जा रहा है। नील गगन, नीला है जो गगन, गगन कैसा है? तो नीला है, तो विशेषता बताई जा रही है। आपको इसमें हमेशा याद रखना है कि कर्मधारय समाज में किसी चीज की विशेषण और विशेष्य की बात की जाती है, उपमेय और उपमान की बात की जाती है। तत्पुरुष समाज में विशेषण विशेष भी किया जाता है, जो भी मैंने एक्सप्लेन, लेकिन उसमें क्या होता है? कारक चिन्हों का विभक्तिकरण होता है। वहां पे कारक चिन्ह दिखेंगे जो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए इजी होते हैं कि ये तत्पुरुष है कि कर्मधारय है। नेक्स्ट, दिगु समास। दिगु समास में क्या है? दिगु समास सीधा सीधा आपका संख्यावाचक है। जो पूर्व पद है, मतलब जो पहला पद रहेगा, जो पहला शब्द रहेगा, जो पहला पद, मतलब जो शब्द है वो क्या होगा? संख्या। संख्या मतलब क्या होता है? न्यूमेरिकल कहलाता है, ठीक है। और कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाचक होता हुआ देखा जाता है, बहुत रेयर होता है बट हो सकता है। इस समाज में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती है। समूह को दिखाना मतलब आप ग्रुप को आइडेंटिफाई कर रहे हो, आप ग्रुप को बता रहे हो कि बहुत सारे, बोलते हैं ना कि नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह, मतलब आप नौ ग्रह को एक साथ बता रहे हो, आप अलग अलग नहीं कर रहे हो कि रवि सोम मंगल बुध गुरु, नो नो नो, यू आर जस्ट सेइंग नवग्रह, मैंने नवग्रह देखा, तो मतलब नौ ग्रहों का समूह देखा। किसी अर्थ को नहीं, इससे समूह या समाहार का बोध होता है, उसे हम दिगु समास कहते हैं। ट्रिक क्या है? पहला पद संख्यावाचक होगा और विशेषण और समस्त पद समाहार होगा। समाहार मतलब समूह कहलाता है, मतलब ग्रुप को आप जब बताओगे या तो आप समूह लिखोगे या तो आप समाहार लिखोगे। जैसे कुछ एग्जांपल्स है। नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह कहलाएगा, ठीक है। दो पहर, दो पहलों का समाहार। त्रिवेणी, तीन वेणियों का समूह। अब आप यहाँ पे पहले शब्दों को देखो। नव, नव मतलब क्या होता है? नव मतलब नौ, नौ मतलब संख्यावाचक, न्यूमेरिकल। दो, दो मतलब दो, टू, दैट इज कॉल्ड द न्यूमेरिकल। थ्री, थ्री मतलब तीन, थ्री, थ्री मतलब न्यूमेरिकल। पंच, पंच मतलब पांच। ये सारे शब्द आप देखकर समझ सकते हो कि पहला जो पूर्व पद है वह क्या है? संख्यावाचक है। तो जहां संख्यावाचक आ गया वहां आप कह सकते हो ये द्विगु समास है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज द्वंद्व समास। इस समाज में दोनों पद की प्रधानता होते हैं, इसमें किसी भी पद का गौड़ नहीं होता, ये दोनों पद एक दूसरे पद के विलोम होते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं है। इसका विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं का प्रयोग होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। दो शब्द आए यहाँ पे। पहला क्या है? दोनों पद ही प्रधान होते हैं। इसमें
विलोमता ली गई है। मतलब विलोम मतलब क्या होता है, ऑपोजिट। ओके, मतलब द्वंद्व समास का ये ट्रिक है, दोनों पद महत्वपूर्ण है, दोनों के बीच में अधिकतर योजक चिन्ह का प्रयोग होता है और दोनों पद विलोम हो सकते हैं। जैसे जल वायु, जल और वायु, अपना और पराया। अगर आप देख रहे हो अपना और पराया दोनों इंपॉर्टेंट है, राइट, और दोनों पद की अपनी प्रधानता है और दोनों के बीच में क्या है, विलोम है। मतलब दोनों शब्द एक दूसरे के अपोजिट है, अपना पराया, पाप पुण्य, पाप और पुण्य। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, नर नारी, नर और नारी, देश विदेश, देश और विदेश, माता पिता, माता और पिता। ठीक है, तो दोनों क्या हुए, इसका ट्रिक क्या है, पहली चीज की दोनों पद प्रधान है, जैसे आप इसमें से कोई भी एक एग्जांपल ले लो, पाप और पुण्य दोनों प्रधान है, ठीक है, और उनके बीच में क्या होगा, विलोम होंगे, वो दोनों के अपोजिट होंगे। तीसरा क्या होगा, जब आप इसका विग्रह करोगे तो और, अथवा, या, एवं जैसे शब्दों का प्रयोग करोगे। और ले सकते हो, या ले सकते हो, एवं ले सकते हो। तो द्वंद्व समास बहुत इजी है, जो कि मैंने ट्रिक के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अब आता है आपका बहुब्रीहि समास, जो समास का छठवां समास है और ये लास्ट समास है इस प्रकार में। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। अभी तक हमने क्या किया था, किसी को पूर्व पद प्रधान किया, किसी को उत्तर पद प्रधान किया, किसी को दोनों प्रधान कर दिया। तो अभी इसमें क्या है, कोई भी पद प्रधान नहीं है। प्रधान का मतलब क्या होता है, कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं तब वह तीसरा पद प्रधान होता है। इसका विग्रह करने वाला पर वाला है, जो, जिसका, जिसके, जिसके, वह आदि जैसे शब्दों का हम उपयोग करते हैं वो बहुब्रीहि समास कहलाता है। दूसरे शब्दों में आप समझ सकते हो, जिस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों में से कोई भी पद प्रधान ना होकर अन्य पद की प्रधानता हो, वह बहुब्रीहि समास। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अन्य पद। मतलब आपने एक ऐसा शब्द लिखा है जिसको आप पढ़ के, सुन के आपको किसी तीसरे पर्सन या तीसरे चीजों की आइडेंटिफाई हो रही है, आप समझ जा रहे हो कि हाँ ये इसके बारे में बात किया जा रहा है। मतलब आप अन्य पद को प्रदान करो या आप अन्य पद को इंडिकेट कर रहे हो। ठीक है, दोनों पद बराबर है, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों अपनी अपनी जगह प्रधान है, लेकिन वो जो बोलते हैं ना कि जब आप वो वर्ड पढ़ते हो, जब आप वो शब्द पढ़ते हो तो आपको तीसरे पद की प्रधानता या तीसरे के बारे में पता चलता है। जो शब्द किसी विशेष वस्तु व्यक्ति के लिए प्रसिद्ध हो, पूरा समस्त पद ही किसी अन्य पद का विश्लेषण होता है। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला गजानन, गज का आनन है जिसका, जैसे ही आपके सामने कोई ये वर्ड लेता है गजानन, आपका दिमाग तीसरे पद पे चला जाता है। मतलब आप गणेश की बात कर रहे हो, भगवान गणेश की बात कर रहे हो। तो क्या हो गया, गज का आनंद है जिसका, ब्रैकेट में गणेश। ठीक है, तीन त्रिनेत्र, तीन नेत्र है जिसके, जैसी कोई आपके सामने बोलता है कि त्रिनेत्र भगवान के दर्शन करके आया मैं, आप समझ जाओगे कि ये भगवान शिव के बारे में बोल रहा है, राइट। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, मतलब नीलकंठ शिव के बारे में बात। अब इसमें आपका ना तो पूर्व पद प्रधान है ना उत्तर पद प्रधान है, ये दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की प्रधानता दे रहे हैं, जो कि भगवान शिव की बात कर रहे हैं। लंबोदर गणेश, दशानन, जैसे आपके सामने कोई बोलेगा कि दशहरे में दशानन के पुतले को जलाया जाता है, आपका दिमाग सीधा काम करने वाला, अच्छा रावण का बनाया जाता है पुतला, फिर उसको जलाया जाता है। दशानन, जिसके 10 है आनंद, आनंद मतलब क्या होता है, सिर। तो ये होता है बहुव्रीहि समास। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आपको कर्मधारय बहुव्रीहि समास में अंतर बता देती हूँ। बहुत सारे बच्चे जब आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो कंफ्यूज होते हैं कि बहुव्रीहि कौन सा है, कर्मधारय क्या है। कर्मधारय समास के दोनों पद में विशेषण, विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है। ठीक है, आप किसी चीज की विशेषता बता रहे हो विशेष्य के साथ, जबकि बहुव्रीहि समाज में दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की ओर संकेत करते हैं, यानी तीसरे पद की विशेषता प्रकट करते हैं। पीतांबर, पीत मतलब क्या होता है, पीला। अंबर मतलब क्या होता है, वस्त्र। कर्मधारय समास, पीत, पीत पीला है, अंबर जिसका, श्री कृष्ण। अब जब आप इसका विग्रह करोगे तब भी आप इसको समझ सकते हो, है जो अंबर, क्या है, पीतांबर, पीला है जो अंबर। आज का अंबर कैसा है, तो पीला है। आज भगवान ने कौन से वस्त्र पहने, पीतांबर वस्त्र पहने, क्यों, पीला है जो अंबर। ठीक है, अब जब हम इसको बहुब्रीहि समास में बदलते हैं तो क्या होगा, पीत है अंबर जिसका, जिसका, आपको वर्ड कहाँ पे यूज करना है, यहाँ पे क्या यूज करना है, जिसका। तो श्री कृष्ण,
श्री कृष्ण का वस्त्र कैसा है? तो आज पीतांबर है। क्या है? क्योंकि उन्होंने पीला वस्त्र पहना हुआ है। ठीक है। महादेव, महान है जो देव, क्या है भगवान? तो महादेव, महान है जो देव मतलब कर्मधारय समास। महान है जो देवता, शिव शंकर बहुप्रिय है जो देव और देवता। देखिए ता बस लगा दिया उसमें, और जैसे ही आपने ता लगाया आपको समझ में आ गया भगवान शिव के बारे में बोल रहे। महान है जो देवता, महान है जो देव। जब आपके सामने एमसीक्यू क्वेश्चंस में ये मान लीजिए यही महादेव वाला क्वेश्चन आता है, महादेव वाला वर्ड आ जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इसमें कौन सा समास है, कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है, तब आप क्या करोगे? महान है जो देव, कर्मधारय समास। महान है जो देवता, जो देवता, ओके, दैट्स कॉल्ड द सी। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आपके अंतर को डिफाइन करते हैं। दिगु और बहुब्रीहि समास। दिगु का अर्थ क्या होता है? पहला पद संख्यावाचक, ओके, और विशेषण होता है, और दूसरा पद उसका विशेष्य होता है। ठीक है। जबकि बहुब्रीहि समास समस्त पद का विशेषण का कार्य करता है। जो पद हम लेते हैं वो तीसरे को इंडिकेट करता है। चतुर्भुज, चतुर मतलब क्या होता है? चार। तो चार भुजाओं का समूह, जिसकी चार भुजाएं हैं, तो आप एक दो तीन नहीं बोलोगे, चार, उसको क्या बोल दोगे? चतुर्भुज। ठीक है। चार भुजाओं का एक समूह है, तो दैट इज कॉल्ड द द्विगु समास। क्यों कंफ्यूजन है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे चतुर आया है। ठीक है। चतुर मतलब चार होता है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको बहुब्रीहि में कैसे लिख सकती हूँ? चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु, जिसका, जिसकी। ओके, आपको बस यही याद रखना है। जहां पर समूह जैसे चीजों की बात कही गई है दैट इज कॉल्ड द द्विगु समास। जहां पर किसी चीज की तीसरे पद से व्याख्या की जा रही है, किसी तीसरे पद की ओर बताया जा रहा है, जिसकी, अर्थात विष्णु, बहुब्रीहि समास। ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ये वो एग्जांपल्स हैं जो बहुत हद तक बहुत बार क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। वो सारे एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, आप पढ़ के समझ भी सकते हो। दिगु और कर्मधारय समास में क्या अंतर होता है? दिगु का पहला पद हमेशा संख्यावाचक होता है, अभी हमने रिवाइज किया, जो दूसरे पद की गिनती बताता है। जबकि कर्मधारय का एक पद विशेषण और होने पर भी संख्यावाचक कभी नहीं होता। जैसे नौ रत्न, नौ रत्नों का समूह, नौ ग्रह पढ़ा था हमने, मैंने एग्जाम्पल में आपको बोला था नौ ग्रह, बस यहाँ पे क्या लिया है मैंने? नौ रत्न लिया है। नौ रत्नों का समूह, नौ स्टोन्स हैं आपके पास, आपको नहीं बताना है कि आपके पास नौ रत्न है या फिर नौ स्टोन है, आप क्या बोलोगे? नौ रत्न है मेरे पास, कोई भी जान जाएगा अच्छा इसके पास नौ मतलब नौ स्टोन्स है। किस में चला गया? वो द्विगु समाज में चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि नंबर दिखा रहा है। नव मतलब नौ, नौ मतलब न्यूमेरिकल। चतुर्वर्ण, चार वर्णों का समूह मतलब द्विगु समाज होते। ओके। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम पुरुषों में है जो उत्तम, पुरुषोत्तम। ओके। तो किसमें उत्तम है भाई? सारे पुरुषों में जो सबसे अच्छा है, जो सबसे गुड है, उसको हम उत्तम कहते हैं। दैट इज कॉल्ड द कर्मधारय समास। ठीक है। तो दोनों में अंतर क्या होगा? कर्मधारय समास में कोई किसी चीज की विशेषता बता रहा है, विशेषण बता रहा है, उपमेय उपमान कर रहा है। द्विगु में क्या कर रहा है? सिर्फ न्यूमेरिकल चला जाता है। ठीक है। अब लास्ट पेज में मैंने आपको बहुत सरल शब्दों में अव्यय मतलब बोलते हैं ना, बहुत सरल शब्दों में समास के सारे टाइप्स दिए हैं, कुछ एग्जाम्पल दिए और बहुत बहुत ज्यादा सरल शब्दों में दिया है। जैसे अव्ययी भाव समास, पहला पद प्रधान होता है। जब पहला पद अ, आ, अनु, प्रति, हर, भर, नी, ये सारे शब्द किसमें? तो आपको आइडेंटिफाई हो जा रहा है उपसर्ग। अगर आपको उपसर्ग पता है तो इस सारे शब्द से आप उपसर्ग बना चुके हो। ठीक है। प्रतिदिन, हर दिन, भरपेट, लाइक दिस। तो अव्ययी भाव समास क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है उपसर्ग के साथ, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। ठीक है। तत्पुरुष समास क्या है? इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद छिपा हुआ होता है। ठीक है। वन गमन, वन को गमन। कर्मधारय समास, इस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। मृग लोचन, मृग के समान लोचन। ओके। द्विगु समास, प्रथम पद संख्या, नंबर्स लिखा हुआ है या न्यूमेरिकल कह सकते हो। दोपहर, दो पहरों का समाहार। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि समाहार लिखना चाहिए कि समूह लिखना चाहिए। राइट। आप यहाँ पर समूह भी लिख सकते हो।
द्वंद्व समास, दोनों पद एक दूसरे की विलोम होते हैं। पंजाब, 5 आपों का जल या समूह, ठीक है। बहुब्रीहि समास, जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं तब वह तीसरा पद प्रधान होता है। त्रिलोचन, तीन लोचन है जिसके अर्थात शिव, ठीक है। यहाँ पे द्वंद्व समास में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है मुझसे। यहाँ पर आप लिख सकते हो रात और दिन, ओके। रात और दिन मतलब जो कि एक दूसरे के अपोजिट है। ये पंजाब वाला आएगा आपका द्विगु समास में, क्योंकि न्यूमेरिकल है तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये एक छोटी सी मिस्टेक है मेरे से, तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। और इफ यू हैव एनी बोलते ना कि क्योरी है, आपकी कुछ पूछना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी डालकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।